आपने सबसे चैलेंजेस जो केस था आपने कौन सा देखा? मैं सातारा में था तो उस टाइम एक कंपनी थी, छोटी कंपनी थी। जो कंपनी का ओनर था उसे भी पता नहीं था कि उसके अकाउंट में से 38 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो गए। 30 लाख? 38 लाख। ओके। जब हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो हमें पता चला कि उसका जो मोबाइल नंबर था जो बैंक अकाउंट को अटैच था वो नंबर ही स्वैप हो गए। उसको बोलते सिम स्वैप केस। उसका इंडिया में जो ज़्यादा फ्रॉड है वो ह्यूमन बिहेवियर के वीकनेसेस के साथ किया हुआ फ्रॉड है। क्योंकि आदमी को 3 चीज़ों की ग्रिड रहती है, मनी, पावर और सेक्स। जी। कि एक नॉर्मल पर्सन अवेयर कैसे हो सकता है इन सब चीज़ों में, उसे क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? ये छोटी छोटी चीज़ें अननोन व्यक्ति से बात ना करे, किसी ने भी बोला अपने बैंकिंग डिटेल्स ना शेयर करे। कोई भी डर या कोई भी आपको पुलिस का डर दिखाता है कि आपके खिलाफ ये एफआईआर दाखिल हुआ है या स्काइप कॉल के जरिए आपको दिखाए कि हम पुलिस वाले बोल रहे, ऐसा कोई भी पुलिस वाला कोई भी आरोपी से डायरेक्ट बात नहीं करता। कि आप समझ लेना चाहिए कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, आप तुरंत आके हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें, या हमारे गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट निकाला है 1930 का एक नंबर निकाला है, उसके ऊपर तुरंत कॉल करें, या cybercrime.gov.in ये वेबसाइट पर जाके आप अपना जो कंप्लेंट है वो दर्ज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज है हम लोग साइबर क्राइम के एक ऑफिस में और आज हमारे साथ हैं गजानन सर। और जिस तरह इंडिया में साइबर क्राइम बढ़ रहा है, हम लोगों को अवेयर करने के लिए आए हैं और जानने के लिए आए हैं कि ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं इंडिया में और कितना स्कोप है इस इंडस्ट्री में। तो गजानन सर कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार सर। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आप खुद दीजिए कि आप कौन सी पोजीशन में हैं और आपने क्या कोर्स करके यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को जानना है कि साइबर क्राइम का वर्ल्ड कैसे होता है और अगर किसी को इस दुनिया में आना है, इस सिक्योरिटी के वर्ल्ड में आना है, तो वो क्या करेगा। नमस्कार, मैं गजानन कदम, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, साइबर पुलिस स्टेशन, नवी मुंबई। जी। मैं यहाँ पर 1 साल से काम कर रहा हूँ और इससे पहले मैं सातारा में भी साइबर सेल में वहाँ पर इंचार्ज करके काम किया है। और मैंने CDTS का जो अपना सेंटर है हैदराबाद में और CDTS का जो ट्रेनिंग सेंटर है जयपुर में, वहाँ से मैंने बहुत से कोर्सेज़ किए। उसके वजह से मुझे वो साइबर क्राइम का 10 से 12 साल का अच्छा अनुभव है। फिर मैंने 30 से 35 केसेस मैंने ओपन किए हैं और उसके जो हमारे जो इन सर्विस जो ट्रेनिंग्स रहते हैं उसमें भी हमारा जो साइबर सेल का ट्रेनिंग रहते हैं वो मैंने सब पूरा किया है। और अभी तक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मुझे अभी साइबर क्राइम में है और महाराष्ट्र में मेरा थोड़ा अच्छा खासा नाम है कि साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन इनका थोड़ा सा अच्छा रहता है। इसके लिए तो आपने ये फील्ड क्यों चुनी? अभी क्या ये फील्ड थोड़ा सा चैलेंजिंग है और उसमें जो अपना ट्रेडिशनल क्राइम है उसमें डायरेक्ट कहाँ ना कहाँ एविडेंस रहता है। लेकिन इसमें जो फ्रॉडस्टर रहते हैं, जो कल्प्रिट्स रहते हैं, वो थोड़ा सा हमारे से थोड़ा आगे चलते रहते हैं और उनको ढूंढने में जो मज़ा आता है, उनको बिहाइंड द बार डालने में जो मज़ा आता है वो थोड़ा अलग रहता है। और लोगों को जो छल करते हैं, उनके साथ जो फ्रॉड करते हैं, लोगों को जो परेशानी उत्पन्न होती है लोगों की वजह से, इससे मैं थोड़ा सा व्यथित हो गया था और बोला कि ये फील्ड हमें चुनना चाहिए कि जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा ये फील्ड में लिया और 10-12 साल से मैं साइबर क्राइम में फिर काम कर रहा हूँ। जी। आपने कॉलेज के बाद कौन सा फील्ड चुना? मेरा ग्रेजुएशन साइंस में हुआ है। उसके बाद मैंने MPSC की परीक्षा देने के बाद मैं PSI करके सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने मुंबई और गढ़चिरौली में काम किया है। गढ़चिरौली में टेक्निकली जो साउंड लोग होते हैं उनको जो इंटरसेप्शन डिपार्टमेंट रहता है या कुछ टेक्निकल हमारे जो वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उनमें हमने काम किया और उससे कि हमें खासा वहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिला कि नक्सलियों को हमें डोमिनेट करने के लिए। उसके बाद मैं सातारा में काम किया, वहाँ पर भी साइबर सेल का इंचार्ज किया और अभी 2 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ साइबर सेल में। ओके। कितने साल आपको हो गए इस फील्ड में अभी तक? अभी तक साइबर सेल में मेरे को काम करते 10 से 12 साल हो गए कि साइबर का ही मैं एक्सपीरियंस ज़्यादा रह रहा हूँ। जो जूना ट्रेंड था वहाँ से लेके अभी जो हर साल या हर 4 महीने के बाद जो ट्रेंड चेंज होता है उसको देखते देखते मैं अभी ये फील्ड में बड़ा होता जा रहा हूँ। तो आप बेसिक एक स्टूडेंट को, जो हमारे उसमें, मैं बेसिकली साइंस स्टूडेंट हूँ, तो अगर आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तो साइबर क्राइम क्या होता है?
साइबर क्राइम का मतलब है इंटरनेट और कम्युनिकेशन के जो भी डिवाइस है, मोबाइल है, जी। लैपटॉप्स है या डेस्कटॉप है या कोई भी पेजर है या कोई भी डिवाइस जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उसके साथ इंटरनेट, इन सब को जोड़ के जो क्राइम किए जाते हैं उसको बोलते हैं साइबर क्राइम। या तो उसका टूल यूज़ किया जाता है या उसका यूज़ किया जाता है अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए। ये नॉर्मल ट्रेडिशनल क्राइम ही रहते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, इसके लिए उसको साइबर क्राइम ऐसा टर्म दिया गया है। डेटा कैसे निकलता है सर? क्योंकि मैंने जस्ट अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, वहाँ पे कोई मार्केट की बात हो रही थी, जहाँ पर वो लोग बोल रहे थे कि 13 रुपये में एक इंसान की डेटा मिलता है। तो वो डेटा कैसे निकलता है? डार्क वेब या डीप वेब करके एक जगह है, या इंटरनेट पे एक ऐसा डीप वेब करके एक जगह रहती है। वहाँ पर जो अपना ओपन सोर्स रहता है, जो हम गूगल में सर्च कर सकते हैं, क्रोम में सर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वेबसाइट, उससे ज़्यादा डेटा वहाँ पर रहता है। जहाँ पर भी हम जाते हैं, हम कभी मॉल में गए या किसी जगह स्कीम लगा वहाँ पर गए या कोई कॉल सेंटर से, वहाँ से भी जो डेटा निकलता है वो ये डार्क वेब में बेचा जाता है। और वाईफाई से भी डेटा जाता है, क्योंकि हमें जहाँ पर भी फ्री वाईफाई मिलता है वहाँ पर हमें जहाँ पर फील मिलता है वहाँ से हमारा डेटा ब्रीच होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है और वहाँ से अपना डेटा ब्रीच होता है। या कई ऐसे कॉल सेंटर से जहाँ पर कुछ लड़के काम करते हैं 8 या 10 हज़ार रुपये में, उनकी सैलरी तो बहुत कम रहती है, तो वहाँ से वो क्या करते हैं, पेन ड्राइव लगा के जो लोगों का डेटा है वो वहाँ से बेचते होंगे, ऐसे हमारा एक अनुमान है। ओके। डेटा अगर बिक रहा है आपका तो क्या हो सकता है? अगर आपका डेटा मेरे पास आ गया तो समझ लीजिए डेटा में मेरा मेल है, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा आधार कार्ड का नंबर है, मेरे पैन कार्ड का नंबर और मेरा नाम, तो उतनी छोटी सी डिटेल लोग समझते हैं, उससे क्या हो सकता है? देखिए कि हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं कि जिसमें होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड जो मेरे को मिलने से पहले ही मेरे अकाउंट से पैसा कटने लगा, या वो क्रेडिट कार्ड पे वहाँ पर किधर तो परचेसिंग होने लगी। क्योंकि ये क्या होता है कि तुम्हारे यहाँ से आने तक, क्योंकि तुम्हारे पास आने तक वो बीच में जिस जिन लोगों के पास वो तुम्हारा डिटेल जाता है वो उसका यूज़ करके वहाँ से वो डेटा का ब्रीच करके आपके नाम पर कुछ ना कुछ खरीदी करते हैं। या कई रहता है कि डार्क वेब में आपका जो बैंक का यूज़र आईडी, पासवर्ड वो भी बेचने के लिए वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। क्योंकि आज की जगत में डेटा, कि जिसके पास ज़्यादा डेटा है वो सबसे पावरफुल आदमी है। बीच में आपने देखा रहेगा अमेरिका का इलेक्शन रहेगा, क्योंकि वहाँ पर मार्क जुकरबर्ग का जो फेसबुक या मेटा का जो डेटा था कि उसका यूज़ किया गया था। या अभी भी हमारे इधर भी इलेक्शन में देखना आपने देखा होगा कि आपको डायरेक्ट वहाँ पर क्या वॉइस कॉल आता है कि मैं ये फलाना फलाना बोल रहा हूँ और आप कि मुझे ही वोट कीजिए जी। क्योंकि जिनके पास ये जितना डेटा ज़्यादा है वो अभी पावरफुल बन रहा है, इसके लिए ये डेटा ब्रिज करने की प्रोसेस ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि डेटा के साथ वो मनी क्या पावर भी आती है। ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रेंडिंग था कि ट्रेंडिंग कौन सा स्कैम चल रहा है, लेकिन अभी मुझे आपसे ये पूछना है कि 10 साल की आपकी इस पूरे जो भी वो है उसमें आपने सबसे चैलेंजेस जो केस था आपने कौन सा देखा है चैलेंजेस केस? अभी मैं सातारा में था तो उस टाइम एक कंपनी थी, छोटी कंपनी थी, वो कंपनी में से वो जो कंपनी का ओनर था उसे भी पता नहीं था कि उसके अकाउंट में से 38 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो गए। 38 लाख। ओके। जब हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो हमें पता चला कि उसका जो मोबाइल नंबर था जो बैंक अकाउंट को अटैच था वो नंबर ही स्वैप हो गए, उसको बोलते सिम स्वैप केस। उसका सिम जो सातारा में था वो बंद हो गया और उसका सिम उसी नंबर पे डायरेक्ट लखनऊ में चालू हो गया। इसके लिए उसको जो OTPs आते थे वो OTPs वो नंबर पे जाने लगे जहाँ पर वो नंबर चालू हो गया था और उसके वजह से उसको OTP वहाँ पर मिल रहे फ्रॉडस्टर को और ऑटोमेटिक उसके अकाउंट से पैसा जाने लगा। उससे पहले उन्होंने क्या किया था, इनका जो कंप्यूटर सिस्टम था उसमें ही उन्होंने यूजर आईडी और पासवर्ड वो बैंक अकाउंट का सेव करके रखा था और उनके वहाँ पर फायरवॉल्स और एंटीवायरस ऐसे कुछ भी उन्होंने उनके जो कंप्यूटर का सिस्टम था उसमें नहीं था। इसलिए जो फ्रॉडस्टर था वो आसानी से उनके जो सिस्टम है उसमें एंटर कर गया
और यूज़र आईडी पासवर्ड ले लिया। उसको चाहिए था सिर्फ ओटीपी के लिए सिम कार्ड, उसमें सिम स्वैप भी कर लिया और वहाँ से उन्होंने 2 ही दिन में पूरा 38 लाख उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। पकड़े गए वो? पकड़े गए। उसमें जिन जिन अकाउंट में पैसा गया था उन लोगों को हमने 5 स्टेट से पकड़ा गया। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जो आगे जहाँ जहाँ पैसा भेजता है उनको डायरेक्ट वो फिजिकली कांटेक्ट करते, इसलिए वो टेक्निकली उनका कांटेक्ट कट कर देते, इसलिए आगे वाले पकड़ने में थोड़ा हमें मुश्किल हो गई। लेकिन 7 लोगों को उसमें हमने पकड़ा हुआ था, अलग अलग स्टेट से। अलग अलग स्टेट से। तो आपने कैसे स्टेट से कम्युनिकेशन किया? नहीं, हम क्या करते, यहाँ के जो हमारे सुपीरियर थे उनकी राइटिंग में परमिशन लेके हम यहाँ से उस स्टेट में जाते हैं, उधर के लोकल पुलिस का मदद करते। उससे पहले हम यहाँ पर बैठ के उनके ऊपर वर्कआउट करते। एक्चुअल टेक्निकल जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उससे हम जीरोइंग करते हैं कि ये बंदे कहाँ पर बैठे रहेंगे। फिर हम यहाँ से वहाँ जाते, सिर्फ वहाँ पर लोकल का थोड़ा सा कम्युनिकेशन रहे इसके लिए उनकी मदद लेते और उनको हमने दबोच लिया था। तो ये जो केस था कितने दिन चला? ये केस तो हमने 2 महीने में हमने क्रैक किया था। अभी वो चार्जशीट हो गया उसमें, अभी केस चालू रहेगा उसमें। ओके। तो एज क्या होती है सर इनकी? ये सब जो बंदे रहते 20 या 35 के बीच में रहते, ज़्यादा से ज़्यादा। जो थोड़ा सा टेक्नो सेवी रहते हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी पता है, ओके, वही लोग रहते। उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हमें कभी क्या नज़र नहीं आए या मिले नहीं है, लेकिन रहेंगे उसमें क्योंकि वो बैकग्राउंड में रहते। लेकिन जो सामने रहते वो नॉर्मल बंदे रहते। तो उनका एक सर्वर होता है अलग से या फिर वो उनकी पूरी अलग से टीम होती है? नहीं, देखिए ये सर्वर वगैरह ये ज़्यादा टेक्निकल फ्रॉड में रहता है। जो इंडिया में जो ज़्यादा फ्रॉड है वो ह्यूमन बिहेवियर के वीकनेसेस के साथ किया हुआ फ्रॉड है। जैसे क्यों आदमी को 3 चीज़ों की ग्रिड रहती है, मनी, पावर और सेक्स जी। ये तीनों जो वीकनेसेस है उसके बिहेवियर को देख के ये फ्रॉडस्टर उनको कॉल करते, उनके साथ अच्छी तरह बातचीत करते या चैटिंग करके कि जैसे वो भावनिक हो जाए और उनके साथ छल किया जाए। ओके, मनी पावर समझता सर, सेक्स में वो लोग कैसे स्कैम कर लेते हैं? अभी क्या होता है कि किसी बंदे को डायरेक्ट वीडियो कॉल आ जाएगा जी, और वीडियो कॉल आने के बाद जो सामने वाला जो वीडियो कॉल से बोल रहा है वहाँ पर एक लड़की रहती है, उसमें कुछ भी कपड़े पहने नहीं रहती, वो नेकेड रहते। अगर एक सामान्य आदमी रहेगा तो वो देखेगा तो बोला जाएगा, वो फ़ोन बंद कर देगा उसको, वो घबरा के। लेकिन जो थोड़ा सा कॉशियस वाला है वो उनको देखते बैठेगा। फिर वो लड़की उसके साथ क्या बोलती है कि भाई कि मैं इतना अच्छे तरह तैयार होके आई हूँ, तुम भी जैसे मैंने कपड़े नहीं पहने तुम भी ऐसा करो। वो फिर आदमी अपने वो प्राइवेट रूम में जाके वैसा फिर कपड़े निकालता है और उनके साथ कुछ गंदी हरकतें करता है। उसके बाद वो पूरा स्क्रीन जो है उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है और उसी बंदे को फिर से भेजा जाता है और उसके साथ एक्सटॉर्शन किया जाता है कि भाई तुमने अगर हमें पैसा नहीं दिया तो वो तुम्हारा ये जो गंदा वीडियो है वो हम फेसबुक पे जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको टैग कर देंगे। ये बेचारा अच्छे घर का रहता है, उसको कि डर रहता है कि हमारा ये वीडियो अगर वायरल हो गया तो हमारी पूरी बदनामी हो जाएगी, या हमारी पत्नी को पता चल गया तो क्या होगा, फिर हमारे रिश्तेदार को पता चल गया तो क्या हो। इसके वजह से वो उनको पैसा देना चालू करता है। केस है आपके पास ऐसा? मेरे इधर एक केस है, एक 34 ईयर का बंदा है, उसने 43 लाख रुपीज़ ये सेक्सटॉर्शन में दिए। इसको टर्म दिया जाता है सेक्सटॉर्शन, सेक्स प्लस एक्सटॉर्शन जी। इसने 43 लाख का स्कैम हुआ था उसके साथ। वो तो पूरा डिप्रेशन में गया था 3-4 दिन, क्योंकि 3-4 लोग उसको ऐसे पकड़ के लेके आए थे। वो चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि पूरा उसको हैरेस कर दिया था 1 महीना भर उसके साथ। फिर उससे पैसा भी बहुत लिया था और वो 43 लाख देने के बाद भी उनकी क्या डिमांड बढ़ती जा रही थी और वो किसी को बता भी नहीं सकता था, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने पिताजी को, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैंने कुछ गंदा किया है, मैं बताऊँ तो उनको कैसे बताऊँ। फिर हमने उसको काउंसलिंग किया, उससे फिर बातचीत की, फिर हमने एफआईआर दाखिल की और हमने राजस्थान के डीग ज़िले से एक गांव में से 3 लड़कियों को उठाया था और उसमें हमने उनको अरेस्ट किया था। वो जो बंदे पकड़े गए थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको ये कहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं वो, और ये सब ये फ्रॉड करते रहते। ओके, अभी कुछ लोग इसमें करियर देख रहे थे, देखने लगेंगे अगर देखेंगे तो इसमें करियर है? इसमें करियर नहीं है, लेकिन उनको जेल तो क्या हो सकती है। जो करियर ढूंढने जाएंगे उनको तो जेल के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, कितने साल की? अभी 7 साल तक तो इनको अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीटिंग का केस बनता है। उसमें अगर एक्सटॉर्शन लग गया
तो उससे ज़्यादा भी उनको क्या जेल हो सकती है। यहाँ पे मेन बात ये है कि अगर वो 18 से कम हुए तो, क्योंकि पूरा लॉ बदल जाता है अगर कोई 18 साल से नीचे रहा तो। क्योंकि अभी तक हमें ऐसे कोई नज़र नहीं आया कि 18 के अंदर वाले लोग हमें मिले हैं। जो भी लोग रहते हैं थोड़ा मैच्योर रहते हैं, क्योंकि सिम कार्ड या बैंक अकाउंट ये जो बड़े लोग रहते हैं उनके नाम पर ही रहता है जी। इसके वजह से अभी तक कभी ऐसा केस नहीं आया कि 18 के अंदर, जिसको हम चाइल्ड बोलते, ऐसा बंदा इसमें इन्वॉल्व है। अगर हुआ तो सर उसे भी हुआ तो जो भी हमारी CRPC या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके तहत जो भी है कार्रवाई हम करते हैं। जी सर। तो अभी हम जो ट्रेंडिंग टॉपिक है कि जो आपने कहा, जैसे हमने अभी बात किया कि स्टॉक मार्केट के बारे में, मैं खुद स्टॉक मार्केट में हूँ 2-3 साल से, तो उसमें स्कैम कैसे हो रहा है? अभी क्या है, बहुत दिन से हमारे इधर एक बुक पढ़ने की आ रही है कि सबको रिच डैड पुअर डैड। हाँ ठीक है, उसके वजह से सब लोग को लग रहा है कि हम शेयर मार्केट में क्या पैसा का इन्वेस्टमेंट करें और बैठे बैठे पैसा कमाए, पैसे के लिए हम काम ना करें तो पैसे को हमारे लिए काम करने को बोले। इसलिए बहुत लोग एक उसमें कोटेशन है कि आप जब सो रहे हो तभी भी कोई पैसा काम कर रहा है, क्योंकि पैसा आपके लिए काम कर रहा है। ओके। ये वजह से बहुत से लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए चालू हो गए। ठीक है, अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब आप ये ट्रेडिंग करना चालू कर देते तो कहाँ से आपको टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से या फेसबुक से या इंस्टाग्राम से कहीं से एक लिंक आती है कि भाई ऐसा ऐसा ये शेयर मार्केटिंग का हमारी कंपनी है, आपको हम गाइड करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। पहले उनको साथ कि वो देखते रहते कि ये ग्रुप में बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश से हमें समझा रहे हैं, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो उनको लगता है कि ये एकदम ट्रू है, ये कोई फेक नहीं या फ्रॉड नहीं है। तो उसमें वो फिर उनको वो फिर अलग ग्रुप में ऐड किया जाता है। फिर उनको बोला जाता है कि अब छोटे अमाउंट से चालू करो। तो पहले वो जब 10-15 हज़ार से चालू करते हैं तो तुमको क्या उनको पैसा आता रहता है, तो उनका विश्वास बढ़ता है कि ये कुछ ऐसा फेक नहीं है, तो ये जेन्युइन है और हम जल्दी ही वहाँ पर वो श्रीमंत बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं। अभी तक वो लोगों ने जो प्रोसेस किया है, उन्होंने उसे ऐड किया है, फिर दूसरे ऐड किया है, तो उसमें वो लोगों ने ऑरा बना दिया है कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, आप बहुत अमीर बन सकते। और कभी कभी क्या रहता है कि वो जो बंदा रहता है कि वो दूसरे लोगों को भी कांटेक्ट करता है जो ग्रुप में है। लेकिन वो भी उनके ही बंदे रहते हैं, बोलते हैं हाँ कि मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया है, कि आप भी इन्वेस्टमेंट चालू करो, अच्छा है, ये फ्रॉड नहीं है। जो शुरुआती का दौर रहता है उसमें उनको पैसा आता है। क्यों पैसा आता है? क्योंकि जो बाकी के विक्टिम है वो आपस में उनका पैसा वो ट्रांसफ़र करते। इसके वजह से उनको लगता है कि मैंने 15,000 वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए और 7-8 दिन में मुझे 33 या 23,000 रुपीज़ मिल गए। बेसिकली आप कहना ये चाहते हो कि अगर मैंने विड्रॉ का बटन दबाया, ओके, मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया और उसका मुझे 15,000 दिखा रहा है, तो वो पैसा वो सामने वाला बंदा नहीं भेज रहा है। हाँ, वो सामने वाला बंदा नहीं भेजता, वो दूसरा कोई विक्टिम रहता है, उसके अकाउंट में आपको पैसा आया रहता है। क्योंकि वो विक्टिम को बताया रहता है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करो ये अकाउंट में। आपको हर बार कोई नया करंट अकाउंट दिया रहेगा। ये साइबर क्राइम की एक खासियत है कि इसमें जो बैंक अकाउंट यूज होते हैं वो करंट अकाउंट रहते हैं। कि करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट बहुत ज़्यादा रहती है। 1-1 करोड़ तक कोई ट्रांजैक्शन दिन में कर लेते हैं या 50 लाख तक कर लेता है, इसलिए वो कोई नज़र में नहीं आता। हाँ, इसके वजह से वो करंट अकाउंट में ज़्यादा सा ट्रांजैक्शन होता है। और इसके बाद जब उसको विश्वास आता है तो वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लाखों में करने चालू कर देता है। उसको एक लिंक भेजा जाता है कि वो लिंक पर क्लिक करने पर उसको एक ऐप का इंटरफेस आता है। उसमें बोला जाता है कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, आप आपका खुद का इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं कि कौन कौन से शेयर में आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। जैसे ही यहाँ पर एक बैंक अकाउंट में वो पैसा डालता है, 5 लाख डाला, तो वहाँ पर वो क्रेडिट दिखाता है वो ऐप में, और उसको ट्रू लगता है कि भाई मैंने जैसे डाला तो यहाँ पर मेरे को क्रेडिट दिख रहा है, मेरे शेयर्स खरीदी हो गए और उसमें मेरा वो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। 5 लाख दिया तो उसको 12-13 लाख रुपए उसका प्रॉफिट दिखाया जाता है। वो फिर उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाता है और एक टाइम उसको वो विड्रॉ करने के लिए सोचता है तो वो सबमिट नहीं होता, कुछ तो एरर आता है। फिर वो अपने मैनेजर से कॉल करता है, वो मैनेजर का डीपी या फोटो बहुत अच्छी तरह वहाँ पर लगाया रहता है। उसको लगता है कि यार ये सही में कारपोरेट का बंदा है, उसको ऐसे पूरी तरह का ओरा दिखाया जाता है।
कि बहुत नॉलेजेबल है। हाँ, नॉलेजेबल है। वो विड्रॉ करने को जाता है तो सबमिट नहीं होता, फिर उसको बोला जाता है कि आपको GST 10% भरना पड़ेगा, और कुछ भी उसको फंडे बताए जाते हैं, उससे और पैसा उगला जाता है। ओके, 40,000 का आपको 4 लाख रुपए, अभी 40 लाख का आपको 4 लाख अभी पे करना पड़ेगा 10% का। 10% का। फिर उसके बाद वो देते हैं? नहीं, फिर से नहीं देते, फिर बोलते हैं कि और कुछ फंडा बताते हैं कि आपने डिले कर दिया, आपका आगे वाला इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सर। वो कोई बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको बोला जाता है कि सर हम आपको लोन देते हैं, हम उसमें से 20% भरते हैं, आप 80% भरिए, ठीक है, मैंने आपका क्या लोन मंजूर कर दिया है, और आप सिर्फ अभी क्या कीजिए 10 लाख भरिए, और बाकी का 4 लाख हम इन्वेस्टमेंट कर दें आपकी तरफ से, क्योंकि आप हमारे बहुत अच्छे कस्टमर है और आपका बहुत अच्छा नॉलेज है। तो वो लोन कहाँ से लेते हैं वो लोग? लोन कुछ लेते नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उसको दिखाया जाता है कि उसके जो अकाउंट का इंटरफेस है, जो उसको ऐप भेजा गया था, उसमें कुछ पैसा बढ़ा के उसको दिखाते। ये जो ऐप भेजा जाता है वो भी किसी वो टेम्परेरी जो वेबसाइट्स रहते हैं, जो होस्टिंग एजेंसीज रहती है, वो तो चाइना बेस्ड रहती है, या वो टेम्परेरी डोमेन खरीद करके लिया रहता है फ्रॉस्टर ने, 2-3 में वो बंद कर दिया जाता है, उसके जो डिटेल्स है वो भी आउट ऑफ इंडिया के रहते हैं। इसके वजह से ये सब पूरा मिला के, एक मिला जुला के उसको ट्रैप में लेके उसको लगना चाहिए कि भाई ये सही इन्वेस्टमेंट है, और जब तक उसको पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। मेरे इधर 3 करोड़ 70 लाख्स, 2 करोड़ 92 लाख्स, इतने बड़े बड़े फ्रॉड है, लोगों को समझ में ही नहीं आता कि हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक बार वो ट्रैप में फंस गए, एक प्रिंसिपल अमाउंट 20-22 लाख हो गई, उनको लगता है कि अगर हमने ना बोला तो ये पैसा हमारा पूरा डूब जाएगा, इसके वजह तो वो बढ़ाते 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 जाते। कोई सेकंड बहुत वायरल है क्या, कोई स्कैम? अभी ये फरवरी से लेके ये शेयर मार्केट ट्रेडिंग फ्रॉड था, उससे पहले 1 साल यानी पूरा 2023, 2022 और ये स्टार्टिंग का 2024 टेलीग्राम प्रीपेड टास्क फ्रॉड था। वो अभी भी कभी कभी बीच में आता है। उसमें क्या हुआ था, टेलीग्राम पे आपको किसी ग्रुप पे ऐड किया जाता है और आपको बोला जाता है कि हम आपको एक लिंक दे देंगे, उसमें कुछ होटल्स के नाम रहेंगे, या कोई हॉस्पिटल्स रहेंगे, या कोई एजेंसीज रहेंगी, उनको आपको सिर्फ 5 स्टार रेटिंग देने का है, और रेटिंग देने के बाद वो हमें वो स्क्रीनशॉट भेजने का है। आपको हर एक स्क्रीनशॉट के बदले आपको 150 रुपीज़ मिलेगा। शुरुआती दौर में वो फटाक से वो बंदा वो 5 स्क्रीनशॉट बना के उसको भेजता है, 2 मिनट में उसके अकाउंट में 750 रुपीज़ आ जाते हैं। उसको लगता है कि बैठे बैठे ये पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा काम है। कोई अपनी घर बैठी हुई अपनी महिलाएं रहते हैं, उनको घर में तो अगर घर का काम होने के बाद वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए चालू हो जाती है। एक टाइम के बाद उनको बोला जाता है कि आपको ये प्रीपेड जो हमने दिया था वो अभी बंद हो गया है, नहीं, जो आपको जो फ्री दिया था वो अभी बंद हो गया है, आपको अभी प्रीपेड में आपको करना पड़ेगा, आपको खेलना है तो आगे। फिर उसको एक अलग ग्रुप में ऐड किया जाता था, उसको एक टास्क दिया जाता था कि बोले इसको खरीदने के लिए आपको 7,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर वो अकाउंट में 7,000 ट्रांसफ़र करता है, फिर उसको कुछ 10-15 हज़ार रुपये मिलते हैं। फिर उसका अमाउंट बढ़ा के उसको बोला है कि आपको अभी ये फर्स्ट स्टेज आपने बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लिए, आपको अभी सेकंड स्टेज में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको डायरेक्ट 1.5 लाख रुपये भरना पड़ेगा। पहले उसको पैसा आता है तो उसका विश्वास क्या बढ़ जाता है कि भाई ये ट्रू है, हमें पैसा आता है, तो वो सोचता है कि 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2.25 लाख रुपए उसको मिलेगा। वो बोलता है ठीक है, अच्छा प्रॉफिट है, 2 या 3 दिन में मुझे 75,000 रुपीज़ मिल रहा है। वो 1.5 लाख उसमें इन्वेस्टमेंट करता है और उसको बोला जाता है कि ये टास्क पूरा करो। जब वो टास्क पूरा करके वो टेलीग्राम पे ग्रुप पे डालता है तो उसको बोला जाता है कि ये टास्क पूरा करते समय आपने एक फॉल्ट कर लिया है, इसलिए आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा 38,000 रुपीज़। फिर इसको लगता है कि ठीक है 38,000 तो भरना पड़ेगा, तो हम भर लेते, फिर तो पैसा आ जाएगा। फिर ये 38,000 और दे देता है। फिर उसके बाद बोला जाता है कि आपको अभी क्या है कि आपको लगेज पैसा नहीं मिल सकता, आपको आगे वाला टास्क आपको खेलना पड़ेगा, तभी ये 1.5 लाख, ये 38,000 और आपका प्रॉफिट जो भी आपको मिल जाएगा। फिर आगे वाला टास्क बोलता है 5.5 लाख रुपए का है डायरेक्ट उसको। अभी इसका इतना पैसा उसमें वो फंस गया है तो बोलता है ठीक है इतना कि 5.5 लाख रुपए वो भर देता है, वो टास्क ले लेता है और पूरा करता है तुरंत ही, क्योंकि उसको पैसा निकलना का जल्दी होता है। फिर उसको बोला जाता है कि आपको GST 10% भरना चाहिए। इस तरह उसके वो ट्रैप में फंसा के जब तक वो फंसता जाता है, जब को उसको कुछ बोली बच्चन दे के उसको आगे आगे लेके जाते हैं और उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा के जाते हैं और उसके साथ फ्रॉड किया जाता है। कौन सी स्टेज में वो लोग साइबर क्राइम के ऑफिस में आते हैं?
कौन से स्टेज में उनको लगता है कि जब अब तक कुछ उनको होने लगता है कि भाई अभी ये बहुत हो गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मेरे साथ फ्रॉड ही हो रहा है, तो उसके बाद वो ये करते हैं कि भाई अभी चलो पुलिस के या कोई बाजू वाले के साथ बात करते, क्योंकि लोग फंसे हुए हैं। ये किसी को बताना इनको बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि उनका अहंकार बीच में आता है, और कोई कोई उनको बताता है अपने अपने रिश्तेदारों को, तब वो बोलते नहीं ये फ्रॉड है, आप पुलिस के पास चलो। मुझे लगता है सर एक टैलेंट हो गया, क्योंकि आप सामने वाले से पैसा निकाल रहे हो, कहीं ना कहीं से निकाल रहे हो, बट एक तरह से ये तो क्राइम हुआ। और कोई स्कैम है जो महिलाओं के साथ होता है? जो अभी कुछ दिन में बीच बीच में आता है उसको बोलते हैं लोन ऐप फ्रॉड। जब से कोरोना आया था, जो छोटे छोटे व्यवसाय थे वो पूरे डूब गए थे कोरोना के बाद या इस बीच में, कि लोगों को कर्जा चाहिए था अपना वो रोजी रोटी चलाने के लिए या अपना व्यवसाय फिर से या बिजनेस फिर से शुरू करने के लिए। बैंक में जाएंगे तो लोन के लिए फिर जामीनदार को लेके जाओ, या फिर बहुत उसमें प्रोसेस रहते, कागज पत्र कितने दो, कागजात कितने दो, इसके वजह से कोई आपका एक दोस्त आपको बोल देता है यार प्ले स्टोर में जाओ ना, एक लोन ऐप रहता है, वहाँ से आपको तुरंत आप कि वहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड डालो, आपको आपके अकाउंट में तुरंत लोन आ जाता है। ये बंदा को पैसे की ज़रूरत रहती है, तो उसमें वो लोन ऐप डाउनलोड करता है, उसमें डायरेक्ट वो अपना आधार कार्ड डालता है, वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजता है कि तुरंत वहाँ पर लिंक करने के बाद इसके अकाउंट में 10 या 15 हज़ार आ जाते हैं। वहाँ से उसको एक फ़ोन भी आ जाता है कि भाई सर ये ऐसे ऐसे फलाना फलाना कंपनी से हम बात कर रहे हैं, आपको हमने ऐसा ऐसा लोन दिया है, और आपको जो अगला मंडे है 10 दिन के बाद वहाँ पर ये पैसा हमारा आपको चुकता करना पड़ेगा, ब्याज हमारा इतना इतना है। इस बंदे को ज़रूरत रहती है, वो बोलते हैं ठीक है। कितना लोन वो लोग देते हैं? 5-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं देते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस टाइम हम देखते नहीं कि हमने परमिशन कौन कौन सी दी है। वो ऐप में जब डाउनलोड करते समय, उसको शुरू करते समय वो अपने गैलरी को परमिशन लेता है और अपने जो कॉन्टैक्ट्स रहते हैं उनको परमिशन देता है। वो परमिशन देने के बाद वो पूरा डेटा, आपका पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके गैलरी में होने वाले सभी फोटोग्राफ्स, वो फोटोग्राफ्स में कौन कौन रहता है, आपके वाइफ के फोटोग्राफ रहते हैं, आपकी बहन के फोटोग्राफ रहते हैं, आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं कि तो वहाँ पर सेल्फी वगैरह निकाल रहते हैं, कोई कार्यक्रम में फ़ोटो निकाल रहते हैं, वो सभी महिलाओं के और जेंट्स के फ़ोटो रहते हैं। उसके बाद वो 15 दिन के बाद वो फ़ोन करता है, सर आपने अभी तक क्या लोन का पैसा हमें नहीं दिया, ये नहीं दिया। वो बोला कि 2-4 दिन पहले ही मैंने रिफ़ंड कर दिया, ये देखो उसका स्क्रीनशॉट। वो चिल्लाता है, उसको गाली देता है, भाई ऐसा ऐसा बोलता है, अभी देख साले मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। यहाँ से एक्चुअली फ्रॉड शुरू हो जाता है। वो क्या करते हैं, वो जो गैलरी में जो फोटोग्राफ्स रहते हैं उसकी बहन के या उसकी जो वाइफ रहती है उसके, वो फोटोग्राफ को मॉर्फ करते हैं, उसका चेहरा लेते हैं और कुछ पोर्नोग्राफी वीडियोस या पोर्नोग्राफिक जो पिक्चर्स रहते हैं उसमें मॉर्फ करते हैं और उसी बंदे को भेजते हैं उसके साथ, उसके कांटेक्ट में, उसके रिश्तेदारों को, उसके कलीग को, उसके ऑफिस के कलीग को, जो भी उसके कांटेक्ट में उसके वाइफ के गंदे गंदे फोटोग्राफ्स, पोर्नोग्राफी वीडियोज़ और पोर्नोग्राफिक जो इमेजेस रहते उसमें जोड़ के भेज देते हैं। जैसे ही भेज देता है वो प्रचंड पैनिक हो जाता है, क्योंकि दूसरे लोग इसकी वाइफ के गंदी तस्वीरें, गंदे फोटोग्राफ्स, गंदे वीडियोस वो दिखाते। जब वो जो महिला रहती है उसको पता चलते तो वो तो एकदम पैनिक हो जाते, उसको लगता है कि अभी मैं कूद के कहीं से जान दे दूँ क्या, ये क्या मेरा वायरल हो रहा है। उसके बाद वो बोलते हैं कि तो अगर हमें पैसा नहीं देगा तो हम और ये वायरल करेंगे और तुम्हारी इसकी बदनामी करेंगे। इसी तरह उन्होंने पैसा उससे लेते हैं और मेरी जो हमारे नागरिक है उनको कहना है कि ये जो फ्रॉड है ये कभी रुकता नहीं है। आप जितना भी ये करोगे तो वो पैसा ही आपसे निकाल दे जाएगा। क्योंकि मुझे क्वेश्चन था एक, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो वो लोग उसको वायरल कर देंगे? वायरल करते हैं, लेकिन आप एक ही काम कर सकते हैं कि आपके जो व्हाट्सएप है वहाँ पर एक स्टेटस रख सकते हैं कि भाई मेरा मोबाइल हैक हो चुका है, मेरे घर वालों के कुछ प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स आपके पास आएंगे, आप उसे अगर किसी ने भेजा तो वो व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक करो, मुझे दिखाने के लिए मत आ जाओ। इतना ही उपाय आपके पास है, क्योंकि आपका पूरा डेटा उनके पास गया हुआ रहता है, आपने खुद ने उनको परमिशन दी है गैलरी, इसलिए भयानक है। और जो पहले 2 महीने आपको जो फ्रॉड बताया कि उसके ऊपर मेरा तुरंत नियंत्रण है, लेकिन ये ऐप में जब तक हम वो कल्प्रिट को पकड़ते नहीं तब तक इससे हमें रिलीफ नहीं मिल सकती। इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। कोई भी अननोन लिंक या अननोन ऐप
अपने मोबाइल में डाउनलोड ना करे, या अगर कोई वो ज़्यादा परमिशंस मांग रहा है गैलरीज कॉन्टैक्ट, तो उसको ना दे। इतनी सतर्कता उनको क्या रहनी चाहिए। आपने बात किया कि वो लोग फोटोशॉप करके कहीं का कहीं फ़ोटो ऐड कर देते हैं। अगर हम इसे AI ऐड करेंगे तो मतलब अगर AI प्लस स्कैम तो वो क्या होगा? क्योंकि अभी हाल ही में हुआ है डीप फेक वगैरह होता है, क्योंकि इसी का एक मॉडर्न वर्जन है वो डीप फेक वगैरह। आपको लगेगा कि सामने वाला आदमी ही आपसे बात कर रहा है, क्योंकि कभी कभी मेरा आपको वीडियो कॉल आ जाएगा या कोई मेरे वॉइस का कॉल आ जाएगा, आपको लगेगा कि यार कदम सर ही बात कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये डीप फेक या AI की मदद से कि मेरा चेहरा लगा के भी आपके साथ कोई कॉन्वर्सेशन कर सकता है और आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। इसलिए आप उनको फिर से एक बार कांटेक्ट करें कि सर ये कॉल आपने ही किया था क्या, आप ही थे क्या कॉल पर, तभी आपको पता चल सकता है कि सामने वाला जो बंदा है वो फेक है या फ्रॉड है। ओके। अगर किसी को लगता है कि उसका फ़ोन हैक है तो क्या कर सकता है? अगर फ़ोन हैक है या नहीं है ये पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हैकिंग ऐसी प्रोसेस है कि आपको बिना बताए होती है। आपके मोबाइल में कहीं तो पीछे से एक वायरस डाला जाता है, कोई ऐप भेजा जाता है, कोई लिंक पर आपने क्लिक किया रहता है। तो इसके लिए हमें यही सतर्क रहना है कि किसी जो अननोन व्यक्ति है या कोई अनजान व्यक्ति है उसने जो लिंक भेजा है, कोई ऐप भेजा है, उसको डाउनलोड ना करे। या कोई .apk फाइल्स रहती है कि जो पीछे हमारे बैकग्राउंड में काम करती रहती है और हमारा सब डेटा या सब जो पैकेज रहता है वो बाहर भेजता रहता है। इसलिए ऐसा ना करने का, हमें कोई अननोन व्यक्ति के साथ चैटिंग या उससे कोई भी बात नहीं करने का। ओके। फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि जो साइबर क्राइम ये सब सिक्योरिटी है ये क्या निर्णय लेगी आगे चल के? मतलब क्योंकि अब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है इसका आगे चल के क्या चीज़ें होंगी इसमें? कि जैसे जैसे हमारा डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है, क्योंकि क्या है, हर जगह हम डिजिटलाइजेशन जा रहे हैं। हमारे पुलिस सेक्टर में रहे, प्राइवेट सेक्टर में रहे या किधर भी सर्विस में रहे, हम सभी जगह व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, रील्स, ट्विटर्स या जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करें हम डिजिटल माध्यम से यूज़ करें। जैसे जो भी कनेक्टेड है वो सभी वर्नेबल है। नोबडी इज सेफ हु इज़ कनेक्टेड। मेरा कंप्यूटर रहे या मेरा मोबाइल रहे, आपका कंप्यूटर रहे, आपका मोबाइल रहे, नोबडी इज सेफ। क्योंकि हमें एक ही ध्यान रखने का है कि हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने कुछ ऐसा वायरस तो नहीं भेजा, उसने कुछ लिंक तो नहीं भेजी। इसके लिए हमारे जो डिवाइसेस है उसमें एंटीवायरस होना चाहिए या उसको फायरवॉल्स का सेफ्टी होना चाहिए। जो भी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के जो मेजर्स है अपने सिस्टम में लगे होने चाहिए, जिससे आपको पता चले कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट आ रहा है उसमें कोई वायरस या कोई मालवेयर नहीं है। इससे आप सतर्क रह सकते, लेकिन नोबडी इज सेफ हु इज़ कनेक्टेड। अगर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछूं कि एक नॉर्मल पर्सन अवेयर कैसे हो सकता है इन सब चीज़ों में, उसे क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, अगर वो नेटवर्क के वर्ल्ड में है तो ये साइबर क्राइम या नेटवर्क, इसमें क्या है कि आदमी का ग्रिड या उसका ज़्यादा उत्सुकता, उसका ज़्यादा इंथुजियाज्म कि भाई ये मलेशिया के जो सी है या ओशन है उसमें एक जहाज जा रहा है, वो देखिए कैसा डूब गया। अरे तेरे को इससे क्या मतलब है? तू यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर, अपने काम पे ध्यान दे। कोई लिंक दिया जाता है और ज़्यादा एक्साइट होकर हम वो लिंक पे क्लिक कर देते और फिर से हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड वहाँ पर जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी अट्रैक्टिव अगर कोई ऐड आ गए, क्योंकि देखिए इस जगत में है कि आपका कल्याण करने के लिए किसी को टाइम नहीं है, क्योंकि जगत अपने अपने इसमें है। जब आपसे कोई फ्रॉड करना रहेगा तभी कोई आपसे कॉल करेगा जी। फिर वो इन्वेस्टमेंट के लिए रहे या कुछ सेक्सुअल क्या वो मटेरियल के लिए रहे या कुछ भी रहे, कोई भी आपसे कॉल करेगा, कांटेक्ट करेगा, एसएमएस करेगा, उसके फायदे के लिए ही करेगा। तो एक ही बात मोटा मोटी अपने को ध्यान रखने का है, किसी भी अननोन व्यक्ति ने आपसे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा या किसी दूसरे सोशल मीडिया ऐप से, तो उसको ज़्यादा कोई बात ना करे, उनके साथ कोई चैटिंग ना करे। अगर उसने कोई स्कीम बताया, कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान बताया, आपके कुछ बैंक अकाउंट डिटेल्स मंगाए, कोई ओटीपी मंगाया, तो उसको ना दे। आप अलर्ट हो जाए, किसी भी अननोन व्यक्ति के साथ मेरे को बात नहीं करने का। अगर उसको ज़रूरत है तो मैं फिजिकल जाके भरूंगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिजिकल जाके भरूंगा। कि जैसे कि हमारा आधार कार्ड है,
हमारा आधार कार्ड का भी हमें वो ओपन नहीं रखने का, कि जेणेकरून वो हमें आधार की वेबसाइट पर जाके उसे लॉक करना चाहिए, क्योंकि हमारे आधार कार्ड से भी हमारा जो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है उससे भी पैसा निकल सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अननोन व्यक्ति से बात ना करें, किसी ने भी बोला अपने बैंकिंग डिटेल्स ना शेयर करें। कोई भी डर या कोई भी आपको पुलिस का डर दिखाता है कि आपके खिलाफ ये एफआईआर दाखिल हुआ है, या स्काइप कॉल के जरिए आपको दिखाए कि हम पुलिस वाले बोल रहे, ऐसा कोई भी पुलिस वाला कोई भी आरोपी से डायरेक्ट बात नहीं करता। कि आप समझ लेना चाहिए कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, आप तुरंत आके हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें, या हमारे गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट निकाला है 1930 का एक नंबर निकाला है, उसके ऊपर तुरंत कॉल करें, या cybercrime.gov.in ये वेबसाइट पर जाके आप अपना जो कंप्लेंट है वो दर्ज कर सकते हैं। ओके गजानन सर, हमारी पॉडकास्ट में एक लास्ट पार्ट होता है जिसमें मैं आपको एक वर्ड दूंगा, आपको उसके बारे में बताना है आप क्या सोचते हो। ओके, पहला वर्ड ये है क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल्स। या आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्यों कैसे होते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कि साइबर क्रिमिनल्स एकदम कूल माइंडेड होते हैं, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं कि लोगों के मन के साथ खेलते हैं, उनके बैंक अकाउंट के साथ खेलते हैं, क्योंकि उनके सोशल मीडिया के साथ खेलते हैं। इनको कि वो निर्दयता के, क्योंकि अगर यहाँ वहाँ क्रिमिनल रहेगा, ट्रेडिशनल क्रिमिनल रहेगा, वो एक बार क्राइम करने के बाद वो मिल जाता है, वो बिहाइंड द बार रहता है। लेकिन ये साइबर क्रिमिनल्स ऐसे रहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी हाइड करके जो इनोसेंट पीपल है उनको क्रिमिनल बना के, उनका टूल यूज करके ये बिहाइंड द बार जाने से बचते हैं और इसी तरह लोगों के साथ फ्रॉड करते रहते हैं। ओके, सेकंड वर्ड है डार्क वेब, क्योंकि मैंने सुना था डार्क वेब ओनियन जैसा है, आप उसके जितने छिलके निकालते रहोगे अंदर एक नया छिलका मिलेगा। डार्क वेब बोले तो अद्भुत, उसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, वो कहाँ तक फैला हुआ है, क्या क्या चल रहा है उसमें। वहाँ पर घुसेंगे तो एक अंधकार में घुसने जैसा है। डार्क वेब उसको इसीलिए बोला जाता है कि जहाँ तक जा सकते वहाँ तक हमें वो मिल ही जाएगा, और वहाँ पर इतना डेटा पड़ा है कि अगर हम सोच भी नहीं सकते। इंटरनेट हम जितना ओपन देख रहे हैं उससे नीचे 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा भी डार्क वेब में डेटा और इलीगल चीज़ें वहाँ पर चल रही है। आप बोले तो वहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, जो भी इलीगल है वो सिर्फ डार्क वेब में आपको मिल सकता है। ओके, थर्ड वर्ड एंड लास्ट, सोशल मीडिया, मतलब शॉर्ट्स एंड रील्स, ये क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं? सोशल मीडिया का यूज़ ही नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आप जितना फिजिकली लोगों से मिलेंगे तो उतना अच्छा रहेगा, आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि लोग इसके एडिक्ट हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं कि वो मोबाइल के बिना खाना नहीं खा सकते, उसके मोबाइल दिखाने के बाद यूट्यूब का वीडियो दिखाने के बिना वो खाना नहीं खा सकते। कि हमारे महाराष्ट्र में ऐसे कई इंसिडेंट है कि जिसने पिताजी ने उसको इंटरनेट या मोबाइल यूज़ करने के लिए नहीं दिया तो उसने अपने पिताजी के ऊपर हमला किया है। लोगों को लिए अभी इंटरनेट एडिक्शन मुक्ति का वहाँ पर सेंटर शुरू हो गए, अभी उसके सेमिनार्स चालू हो गए। इसलिए सोशल मीडिया उसके लिए बहुत जिम्मेदार है आदमी को वहाँ पर एडिक्ट बनाने के लिए। इसलिए सोशल मीडिया से जितना दूर रह सके और फिजिकल दुनिया में जितना आप अपना रिलेशन बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जी सर, तो ये था हमारा पॉडकास्ट गजानन सर, एंड आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एक नया नॉलेज मिला सोशल मीडिया के बारे में और साइबर क्राइम के बारे में, एंड थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू।